हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के बस यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में आज बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के ऊपर जो कल फाइनली डिलीवर हुआ है। और उस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है जो योग्यता की पूरी मिसाल को तय करती है और राज्य सरकार को पूरी स्वतंत्रता देती है मानक तय करने की और उनके पक्ष में फैसला आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। न सिर्फ राज्य सरकार जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी लेती है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है अथॉरिटी उसके ऊपर पूरा दामोदार रहता है। कोई भी तय मानक कोई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता है, वो ये तय करता है कि तय हुए मानक कितना सही है या वो किसका हित प्रभावित कर रहा है अथवा नहीं, योग्यता के पक्ष में है अथवा नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट होते हैं वो अपने आप में नज़ीर साबित होती है। ये आपने बहुत बार सुना होगा, वो इसलिए सुना होगा क्योंकि बार बार योग्यता पर ही ध्यान दिया जाता है, आरटी एक्ट का हवाला दिया जाता है। और जहाँ तक शिक्षा विभाग की बात की जाए तो शिक्षकों और नौनिहालों के भविष्य के ऊपर सारा दामदार सुप्रीम कोर्ट का रहता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड सुप्रीम कोर्ट ही है। तो चलिए बातचीत प्रारंभ करते हैं और कोर्ट अपडेट की भी बात अंत में करूंगा मैं कि कैसे कौन बेंच बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। और 6 तारीख की जो एक संभावना, प्रबल संभावना जताई जा रही थी लीगल टीम के सदस्यों द्वारा और उनके अधिवक्ताओं द्वारा, उस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बोला जाता है कि योग्यता की उपयुक्तता का निर्धारण नियोक्ता की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट को चपरासी की नौकरी से के लिए अयोग्य ठहराया। लेकिन मेरा यहाँ पर जो पिन पॉइंटेड बात है, जो मैं आपको फोकस्ड तरीके से समझाना चाहता हूँ, उस पर फोकस करिएगा, इस पर मत फोकस करिएगा, ठीक है ना। हम लोग शिक्षक विभाग से हैं, शिक्षा विभाग से हैं, तो हम लोग शिक्षकों के ही कैंडिडेचर पर बातचीत करेंगे। इसमें बोला गया है कि योग्यता की उपयुक्तता का निर्धारण नियोक्ता की जिम्मेदारी, नियोक्ता यानी कि कंडक्टर जो कंडक्ट करता है एग्जामिनेशन, कंडक्टिंग अथॉरिटी, कंडक्टिंग गवर्नमेंट, उसके ऊपर सारा जिम्मा रहता है, जिम्मेदारी रहती है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव में ये जजमेंट दिया जो अपने आप में बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। ऐसा ही कुछ आपको जब आपके चारों तरफ निगेटिविटीनेस बहुत ज़्यादा व्याप्त हो ना, तो ये जजमेंट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि जजमेंट किस फेवर में आएगा, कि क्या बात लेकर आएगा, ठीक है ना। और हम लोग जब भी बात करते हैं तो हमेशा दोनों पक्ष की बात करते हैं। जब भी विपक्ष, जो अपने आप को सो कॉल्ड विपक्ष कहता है, हालांकि पक्ष विपक्ष कोई नहीं होता, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अगर आपका व्यक्तित्व निर्धारण इतना नहीं कर पा रहा है कि आप किस योग्यता के पैमाने को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो आप नौनिहालों के भविष्य के लिए आज तक क्या संरक्षित करते आए थे, आपने उनके भविष्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आज तक क्या किया था, ये सोचने वाली बात है। तो मेरा हमेशा से स्टैंड यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा वो दिवाली का बोनस ऑफर दोनों पक्षों के लिए लेकर आएगा। एक तो योग्यता के पक्ष में जो तय मानक तय किया गया राज्य सरकार द्वारा और कंडक्टिंग गवर्नमेंट द्वारा, माफ़ करिएगा, कंडक्टिंग गवर्नमेंट प्लस कंडक्टिंग अथॉरिटी, है ना, वो तय मानक बिल्कुल वैलिड रहेगा और उसी को गो ऑन थ्रू की प्रोसेस में लगा दिया जाएगा, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही जाएगी। लेकिन ये बात याद रखिएगा, पक्ष विशेष की बात नहीं की जाएगी उसमें, प्लस शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए भी बड़ी बात देखने को मिलेगी आपको। और उसमें उम्मीदों के अनुरूप जिस प्रकार से सुनवाई हुई है, देखिए मैं हमेशा सुनवाई के ऊपर फेवरेबल हूँ, आंख बंद कर कर कोई भी चीज़ें बोलता नहीं हूँ। जो चीज़ हमने सुनी है, जो चीज़ हमने आप लोगों को कोर्ट अपडेट के जरिए में अपडेट की है, और क्यों ना हो प्रबल संभावना इसी की है, योग्यता के पक्ष की है, ठीक है ना। जिस प्रकार से सरकार की तरफ से लास्ट में फेवर किया गया था कि हम एक बार और मौका देना चाहते हैं इनको आने वाली भर्ती प्रक्रिया में, तो वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है, न कि ये कि उनको तय मानक घटाकर फिर प्रोसेस में ले आ जाए, फिर भारांक के ऊपर फिर प्रश्न चिन्ह वगैरह वगैरह। तो ज़्यादा छीछा लेदर वाली प्रक्रिया ना अपनाते हुए सीधे सीधे फेस ऑफ करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इस बात को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए उन लोगों को भी। और चलिए आगे इसमें क्या क्या चीज़ें निकल कर आई हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं।
तो ये बात रही है बैंक की। बैंक द्वारा दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने देखा कि पात्रता जो मानदंड है वो शैक्षिक योग्यता के अनुसार एक स्नातक आवेदक के लिए पात्र नहीं होगा। यह बैंक द्वारा लिया गया एक सचेत निर्णय था। तो अदालत ने कहा कि किसी पद के लिए योग्यता की प्रासंगिकता और उपयुक्तता का निर्धारण करना नियोक्ता की जिम्मेदारी है, न्यायालय का यह कार्य नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। यही बात मैं बोल रहा था आप लोगों को, यही बात अब कई बार आपने सुनी होगी, कई जजमेंट में सुनी होगी। और रिसेंट में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत वैलिड चीज़ उठाया है। क्या उठाया है कि अधिकारों का हनन ये भी है कि आपका जो जजमेंट है या उन्होंने निचली अदालतों को एकदम स्पष्ट कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपके न्याय में देरी भी एक प्रकार का अन्याय है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने स्पष्ट की है। और इसमें अगर आप एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। इसमें आगे बोला गया है न्यायालय द्वारा कि ये सारी चीज़ें तय करना न्यायालय का अधिकार नहीं है। और नियोक्ता यानी कि कंडक्टिंग अथॉरिटी या कंडक्टिंग गवर्नमेंट द्वारा किसी भी पद के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए न्यायालयों द्वारा अधिक विस्तार की अनुमति है। यानी कि आप बहुत अच्छे से एक्सपेंड करके अपने, क्योंकि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट कंडक्टिंग अथॉरिटी, उसको सारी चीज़ें नेचर ऑफ एग्जामिनेशन से उसको पता है, कैंडिडेट किस प्रकार से हम शामिल कर रहे हैं उसको ये पता है, हम किस योग्यता के मापदंड पर परीक्षा को ले रहे हैं उसको ये पता है, उसको स्केलिंग पता है कि हम किन किन मानकों पर लोगों को तय करेंगे। तो ये योग्यता नियोक्ता को पता है, न कि आपके माननीय कोर्ट को। और कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती, जिसका इसमें आपको देखने को मिला है। इसके पीछे तर्क ये है कि योग्यता किसी संस्थान या उद्योग या प्रतिष्ठान की आवश्यकता और रुचि को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है। जैसा मैंने आपको बोला, जैसा कि मामला हो सकता है, न्यायालय योग्यता की उपयोगिता का आकलन करने के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। हालांकि नियोक्ता भी पदों के लिए योग्यता निर्धारित करने में मनमाना या काल्पनिक कार्य नहीं कर सकता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन्होंने बोला है कि क्या बोला है कि उसकी उपयोगिता कि किस प्रकार का हमको व्यक्ति चाहिए, किस प्रकार का हमको कार्य करवाना है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर और कट आपको पता चल गई होंगी, है ना। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। जज साहब अलग अलग बैठ रहे हैं 6 तारीख को, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो अधिवक्ताओं की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री बात की जा रही है, ये पोस्ट क्रिएट की गई है लीगल टीम के सदस्य द्वारा। उन्होंने स्पष्ट बोला है कि अगर ऑर्डर उनको रिलीज़ करना है तो 5 मिनट के लिए साथ बैठ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं 6 तारीख की एक कॉज लिस्ट है, डेली कॉज लिस्ट है, DCL है, जिसमें यू ललित साहब, विनीत सरन जी अलग बेंच में आपको देखने को बैठ रहे हैं और शांता गदौर साहब अलग बेंच में बैठने को देख रहे हैं, है ना। लेकिन जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है, उन्होंने स्पष्ट बोला है कि ऑर्डर रिलीज़ के लिए एक साथ बैठकर 5 मिनट में, देखिए मैंने पहले भी बोला था कि जो ऑपरेटिव पार्ट होता है, जो लागू होने वाला पार्ट होता है, उसको स्पष्ट करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उस पॉइंट को पढ़ देंगे, बाकी ऑर्डर रिवील कर देंगे, ऑर्डर अपलोड कर देंगे। फिर ऑर्डर अपलोड होने के बाद उसको आपको कंडक्टिंग गवर्नमेंट कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट को सौंप दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऑपरेटिव पार्ट को ही पढ़ना है ना। और बाकी मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि एक दिन पहले सप्लीमेंट्री आपकी यानी कि 5 तारीख की देर शाम को सारी चीज़ें अपडेटेड हो जाएंगी और वहीं से आपको अगले 6 तारीख की रणनीति तय करनी है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है। देखिए, हर संभव प्रयास के लिए आपको तत्पर होना होगा। नौकरी हर एक शख्स की जिम्मेदारी है और सबको ज़रूरत है इस विषम परिस्थिति में, है ना, जहाँ की एक पक्ष आपका सिक्योरिटी है। हालांकि सारी चीज़ें न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन हैं, लेकिन उनको देखते हुए विषमता ज़्यादा, सबके अंतर्मन में डर भी बैठा हुआ है। तो उसको लेकर आप सभी को तैयार और तत्पर रहना होगा। और जितनी लीगल टीम है, मैं बार बार इसी का अनुग्रह कर रहा हूँ कि 5 तारीख देर शाम सप्लीमेंट्री अपडेट होने के बाद अपना केस अगर मेंशन आपको दिखता है सप्लीमेंट्री लिस्ट में, तो आप सभी अगले दिन का वेट करिएगा। नहीं तो अपनी एकजुटता का, अपने बैनर का, अपने झंडों को मजबूती से तैयार कर लीजिएगा। मैंने कई बार बोला है, क्योंकि इसके बाद इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसके बाद आपकी वैकेशन स्टार्ट हो जाएंगी और लंबी वैकेशंस हैं, लगभग 1 हफ्ते की वैकेशन है। अगर मैं नवंबर में नज़र डालूँ यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 टोटल हफ्ते भर से ज़्यादा, यानी कि लगभग 8 दिन की वैकेशन है। फिर इसके बाद 16 ऑनवर्ड आपकी कोर्ट खुलेगी।
तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसके बाद ही यानी कि दिवाली के बाद ही आपको कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। तो उसके पहले अगर आप तत्पर हैं अपनी एकजुटता के साथ तो ही कुछ संभावना ज़्यादा प्रबलतम है। तो ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बाकी उम्मीद यही है और आशा बहुत ज़्यादा है कि उम्मीदें हमने बहुत ढेर सारी पाली हैं विगत 2 वर्षों से, और इस बार उम्मीद पर भी खरा उतरना काफ़ी हद तक सही रहे, इसकी कामना है और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है, क्योंकि हर बार 6 को कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिली हैं। तो इस बार भी वैसी आशा है कि कुछ अच्छी सी चीज़ सुनने को मिल जाए। बाकी अपने एकजुटता को बनाए रखिएगा, और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 5 तारीख को ही देर शाम को आपको अपनी रणनीति तय कर लेनी ही पड़ेगी, सारी लीगल टीमें और सारे अभ्यर्थी। और उम्मीद करता हूँ कि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी सजग होगा और अपने जजमेंट को जल्द से जल्द डिलीवर करेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।